Assalamu alaikum students. Hope you all are fine. Students, today the topic of our discussion is plasma membrane. Plasma membrane is also called as cell membrane or outer boundary of animal cells. So first of all, how can we define plasma membrane? Plasma membrane or cell membrane is outermost boundary of the cell in animals and covered by cell wall in plant cells. Students, plasma membrane is outermost boundary of animal cells, and in plants it is covered by cell wall. Chemical composition of plasma membrane. This is a short question for board exams. Chemically, plasma membrane is made up of three types of macromolecules. Lipids accounts 20 to 40%, proteins that account 60 to 80%, and carbohydrates. The concentration of carbohydrate is small. Mostly they don't exist in free form. They are existent in combined form. They may exist with lipids to form glycolipids. They may combine with protein to form glycoproteins. So that's why their concentration varies. And students, how can we differentiate plasma membrane with cell membrane? Plasma membrane is also called as cell membrane. And what is the main difference between cell membrane and plasma membrane? Cell membrane is a semi-permeable membrane. Semi-permeable means that it allows some materials to cross, and it is barrier for some materials. It means कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ चीज़ों को तो अलाउ करती है गुजरना, लेकिन कुछ चीज़ें जो होती हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन उनके लिए बैरियर बन जाती है. तो सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है जो सराउंड करती है साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल को. So cell membrane is a semi-permeable that surrounds the cytoplasm of the cell. While what do we mean by plasma membrane? Plasma membrane is a semi-permeable barrier. This is also semi-permeable membrane that surrounds the cellular compartments. प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो हम किसी भी उस मेम्ब्रेन को बोलते हैं जो सेल के जो जितने भी कंपार्टमेंट्स होते हैं, यानी सेल्स की जितनी भी ऑर्गेनेलीज हैं, सेल के जितने भी इंटरनल स्ट्रक्चर्स हो गए हैं, जिस किसी भी चीज को जो मेम्ब्रेन कवर कर रही है सेमी परमिएबल है इन नेचर, तो उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं. तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये सेमी परमिएबल है और ओवरऑल ये हमारी सारी सेल की बाउंड्री को कवर कर रही है, तो इसीलिए इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं. बट एक्चुअली प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो इंटरनल ऑर्गेनेलिस की मेम्ब्रेन है उनको भी हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं. लेकिन जो सेल की आउटर मोस्ट बाउंड्री है एनिमल सेल्स की, उसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं. लेकिन जो ऑर्गेनेलिस की मेम्ब्रेन्स होती हैं उनको हम सेल मेम्ब्रेन नहीं कह सकते, उनको जस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं. सो सेल मेम्ब्रेन इनक्लोजेस एंटायर सेल while plasma membrane encloses cells or organelles. Plasma membrane जनरल टर्म है जो कि ऑर्गेनेलिस की मेम्ब्रेन्स के लिए भी है और सेल्स की मेम्ब्रेन के लिए भी है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन स्पेसिफिकली जस्ट सेल्स की आउटर मोस्ट बाउंड्री के लिए ही है. सेल मेम्ब्रेन कंपोज्ड ऑफ फॉस्फोलिपिड बारियर विद एम्बेडेड प्रोटीन्स. इसमें फॉस्फोलिपिड्स होती हैं और साथ में प्रोटीन्स होती हैं. While the plasma membrane, the composition of plasma membrane may changed based on the requirements of the cellular compartments. इनकी जो composition होती है वो change होती है. जैसे for example vacuolar membrane है, vacuolar membrane जो उसको हम plasma membrane जो vacuolar है उसको हम टोनोप्लास्ट कहते हैं. उसके अंदर और तरह के स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो मौजूद होते हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें, कुछ और इम्पोर्टेंट प्रोटीन्स, कुछ और चीजें जो आपकी आउटर मोस्ट बाउंड्री में नहीं होती, जो वैक्यूल की रिक्वायरमेंट है वो मौजूद होंगी, जो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है वो नहीं होंगी. इसी तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में भी जो चीजें माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन को माइटोकॉन्ड्रिया को जो चाहिए होती हैं उसके हिसाब से कुछ एडिशनल चीजें माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में मौजूद होंगी और कुछ जो होंगी वो सेल मेम्ब्रेन की निस्बत उसमें से कम होंगी. इसीलिए इनकी कंपोजिशन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कंपोजिशन डिपेंड करती है अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ ऑर्गेनेली व्हिच इट इज कवरिंग. सो नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल. बेटा ये शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से डिफरेंस है कि आपको पता हो कि सेल मेम्ब्रेन क्या है, सेल वॉल क्या है. सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन ऑल लिविंग सेल्स. सब लिविंग सेल्स में सेल मेम्ब्रेन होती ही है.
लेकिन सेल वॉल जो होती है इट इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स एंड बैक्टीरिया। ये आपको लास्ट टाइम भी मैंने बताया है कि ऑर्गेनिजम्स का जो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो बेसिस पे करता था प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। तो सेल वॉल जो होती है वो प्लांट्स में मौजूद होती है, इसके अलावा बैक्टीरियाज में भी सेल वॉल मौजूद होती है। सेल मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल, फ्लूइड लाइक होती है, ये इसकी फ्लूइडिटी होती है सेल मेम्ब्रेन की। लेकिन सेल वॉल एक रिजिड टफ स्ट्रक्चर होता है। सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स। इसमें फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, यानी सेल मेम्ब्रेन में क्या होते हैं, फॉस्फोलिपिड्स होंगे, प्रोटीन्स होंगी, कार्बोहाइड्रेट्स होंगे। लेकिन सेल वॉल किससे बनी हुई होती है, सेलुलोज से बनी हुई होती है प्लांट्स की। बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकेन होती है। तो इस हिसाब से सेल वॉल की कंपोजिशन डिफरेंट है। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट बाउंड्री और कवरिंग ऑफ एनिमल सेल्स। ये एनिमल सेल्स की आउटर मोस्ट बाउंड्री है, लेकिन सेल वॉल इज आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्लांट सेल और बैक्टीरिया। ये आउटर मोस्ट कवरिंग प्लांट्स की होती है। सेल मेम्ब्रेन इज लिविंग स्ट्रक्चर व्हाइल सेल वॉल इज अ डेड स्ट्रक्चर। कीप दिस थिंग इन योर माइंड, सेल वॉल इज डेड स्ट्रक्चर। Now come to membrane models. Two models were proposed according to structural composition or structural arrangement of plasma membrane. Number one, unit membrane model, and number two, fluid mosaic model. Unit membrane model is the older one. ये पहले दिया गया था मॉडल, एंड इट इज़ नॉट एक्सेप्टेड नाउ। मॉडर्न टेक्नोलॉजीज इसको सपोर्ट नहीं करती हैं, जिसकी वजह से ये वाला मॉडल जो है ये अब इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है ये उसके बाद दिया गया, यूनिट मेम्ब्रेन के बाद, तो इसकी निस्बत ये न्यूअर वन है एंड दिस इज मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल। So, first of all, we will discuss what is unit membrane model. Discovery. Unit membrane model was proposed in 1935 by Hugh Davison and James Daniel. Davison and Daniel proposed this model in 1935, and this model is also called as sandwiched model. स्टूडेंट्स, अब अगर आप कहीं पर भी देखेंगे, कहीं पर भी पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि यूनिट मेम्ब्रेन्स मॉडल्स और भी लोगों ने दिए थे, लेकिन आपको बुक में जो बताया गया है वो डेवसन और डैनियल का मॉडल बताया गया है, जो कि सैंडविच्ड मॉडल है। बुक में आपको सैंडविच्ड मॉडल का इसका जिक्र किया गया है। तो सैंडविच्ड मॉडल ऑफ यूनिट मेम्ब्रेन जो है वो डेवसन और डैनियल ने दिया था, और इसके मुताबिक क्या है, ये मॉडल ये कहता है कि जो लिपिड बायलेयर है, ये लिपिड बायलेयर होती है, ये जो है ये फॉस्फोलिपिड का हेड, फॉस्फोलिपिड टेल्स, इस तरीके से ये एक दो तीन इस तरह से फॉस्फोलिपिड्स जुड़े हुए होते हैं, ये मौजूद है। लोअर साइड पर भी इसी तरीके से फॉस्फोलिपिड्स मौजूद है। तो ये फॉस्फोलिपिड इसको बोलते हैं, ये लिपिड बायलेयर, एक लेयर ये वाली लिपिड की। तो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल कहते हैं कि लिपिड बायलेयर और प्रोटीन्स कॉन्टिन्यूस होते हैं, प्रोटीन्स ये ऊपर सारी इकट्ठी बनाई हुई है। वो कहते हैं कि लिपिड बायलेयर सैंडविच हुई भी होती है प्रोटीन्स की कॉन्टिन्यूस लेयर्स में। ये प्रोटीन आपस में बिल्कुल साथ कॉन्टिन्यूसली जुड़ी है, ये भी कॉन्टिन्यूसली जुड़ी है। तो लिपिड बायलेयर अगर कॉन्टिन्यूस प्रोटीन्स की अपर और इनर, आउटर और इनर लेयर्स में सैंडविच हुई भी हो, तो इसको बोलते हैं यूनिट मेम्ब्रेन, क्योंकि ये मिलके एक ही इकट्ठा स्ट्रक्चर बता रहे हैं। So, what's the statement of unit membrane model? Cell membrane is composed of lipid bilayers sandwiched between inner and outer layers of proteins. This basic structure is called unit membrane model. Why is इसकी statement ध्यान से करनी है आपने? Protein layer, lipid bilayer. This is lipid bilayer. लिपिड लेयर, लिपिड दोनों कंबाइन होकर लिपिड बायलेयर बना देगी। आउटर प्रोटीन लेयर, इनर प्रोटीन लेयर, कॉन्टिन्यूस प्रोटीन लेयर्स, तो ये बना देंगी इस तरीके से आपके पास सैंडविच्ड मॉडल बनाई। प्रेजेंट इन ऑल सेलुलर ऑर्गेनेलीज, उसने कहा कि ये मौजूद होता है सारी सेलुलर ऑर्गेनेलीज में। What are the defects in unit membrane model? What are the demerits of unit membrane model? Why unit membrane model was rejected? Because modern technologies have revealed that lipid bilayer is not sandwiched between continuous protein layers. मॉडर्न टेक्नोलॉजीज मतलब ज़्यादा मैग्निफिकेशन पावर की, जब हमने माइक्रोस्कोप को देखा, इसके बाद हमने मेम्ब्रेन को स्टडी किया, तो उससे पता चला कि मेम्ब्रेन जो होती हैं उनमें प्रोटीन की अपर लेयर कॉन्टिन्यूस मौजूद है ही नहीं। एक तो इसकी वजह से ये मॉडल रिजेक्ट किया गया। दूसरा क्या, इट डज नॉट एक्सप्लेन्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन। अगर एक कॉन्टिन्यूस प्रोटीन्स की लेयर अपर साइड पर होगी, फिर लिपिड बायलेयर होगी, फिर कॉन्टिन्यूस होगी, तो ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर एक कम्पैक्ट सा बन जाएगा, लिपिड मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर एक कम्पैक्ट बन जाएगा।
जिससे मटेरियल्स की ट्रांसपोर्ट नहीं होती. सो दिस मॉडल डज नॉट एक्सप्लेन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स अक्रॉस द membrane. Then fluid mosaic model was proposed. A discovery in 1972, Singer and Nicholson proposed this model. What is the statement of this model? The protein layers are not continuous. प्रोटीन लेयर से मुराद है जो अपर यानी आउटर और इनर लेयर्स जिनको कहा जा रहा था, तो वो कॉन्टिन्यूअस नहीं है. एंड आर नॉट कन्फाइंड टू द सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन. ना तो वो कॉन्टिन्यूअस है, ना तो वो बिल्कुल एक दूसरे के साथ जुड़े, ना ही मेम्ब्रेन की सरफेस के साथ मुकम्मल तौर पे उसको कवर करेंगे, बट आर एम्बेडेड इन लिपिड बायलेयर. लेकिन लिपिड बायलेयर में एम्बेडेड है इन मोज़ेक मैनर, एक मोज़ेक मैनर में. सेल मेम्ब्रेन आल्सो कंटेन्स चार्ज्ड ग्रुप्स. सेल मेम्ब्रेन में चार्ज्ड ग्रुप्स भी होते हैं थ्रू विच मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स टेक्स प्लेस. इसमें चार्ज ग्रुप्स हैं जिनसे मटेरियल्स की मूवमेंट जो होती है वो हो सकती है. एंड बोथ बाय एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट, चाहे वो एक्टिवली मूव करें या पैसिवली मूव करें. सो दिस वन इज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल. ये फॉस्फोलिपिड हेड्स, फॉस्फोलिपिड टेल्स, इस तरीके से ये लिपिड बायलेयर. इसमें आप देख सकते हैं कि पूरी कॉन्टिन्यूस प्रोटीन लेयर नहीं, प्रोटीन्स एम्बेडेड है. There are two type of proteins which are involved in structure formation of plasma membrane. Embedded proteins and peripheral proteins. जैसे ये surface पे जो proteins मौजूद होती हैं वो peripheral proteins होते हैं. जैसे ये protein जो है ये surface पे मौजूद है, peripheral protein. ये protein embedded protein होगी, ठीक है. तो embedded protein या जैसे ये protein है ये peripheral protein है, ठीक है. इसके अलावा ये जो लाइनें सी नजर आ रही हैं ये सारा ये साइटोस्केलेटन, ये है फॉर एग्जांपल सेल मेम्ब्रेन जो है ये बाहर वाला इन्वायरमेंट है, ये अंदर वाला इन्वायरमेंट है फॉर एग्जांपल. तो ये सारा के सारा जो ये है ये धागा नुमा प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि साइटोस्केलेटन बनाते हैं. इसी तरीके से ये बाहर की तरफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो बना होगा वो भी कुछ फाइबर्स होते हैं जिसकी वजह से सेल्स अपनी अपनी पोजीशन पर मौजूद रहते हैं. अब इसमें क्या क्या चीजें ये देखें, फॉर एग्जांपल ये फॉस्फोलिपिड इस तरीके से ये बनाना है. उसका हेड जो होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, इसमें ये फॉस्फेट ग्रुप इसमें मौजूद होता है और ये हाइड्रोफिलिक होता है. टेल जो होती है ना ये फैटी एसिड चेन से मिलकर बनी, दो फैटी एसिड चेन है लंबी लंबी जो टेल्स को बना रही है. तो इसकी वजह से टेल जो होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है. तो हाइड्रोफिलिक हेड्स होते हैं, हाइड्रोफोबिक टेल्स होती हैं, जिसकी वजह से हाइड्रोफिलिक एरियाज जो होते हैं वो ऊपर की तरफ है ऐसे, और हाइड्रोफोबिक एरियाज अंदर की तरफ है, ठीक है. तो ये मॉडल किस तरीके से आप बनाएंगे, इस तरीके से आपने इनको बिल्कुल जोड़ जोड़ के सर्कल्स को साथ साथ ड्रा कीजिएगा. और उसके बाद ये टेल्स ड्रा करके प्रोटीन्स दो तरह की ड्रा करनी है. ये एम्बेडेड प्रोटीन्स जैसे ये है या ये है, पेरिफेरल प्रोटीन्स जैसे ये प्रोटीन ड्रा होंगी, ठीक है. इसके अलावा और इसमें क्या चीजें होंगी, इसमें ये तो हो गई प्रोटीन्स, ये होंगे लिपिड्स. अब कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ गए, कार्बो जैसे फॉर एग्जांपल ये एक प्रोटीन है पेरिफेरल, इसके साथ ये कार्बोहाइड्रेट्स की चेन लगेगी. तो अब ये मिलके बन जाएगी ग्लाइकोप्रोटीन. प्रोटीन क्योंकि कार्बोहाइड्रेट के साथ अटैच्ड है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ, ये है कोलेस्ट्रॉल, ठीक है. तो इसके स्ट्रक्चर में अब इन प्रोटीन्स को, ये एम्बेडेड प्रोटीन्स है, ये पेरिफेरल प्रोटीन. कुछ प्रोटीन्स चैनल्स बनाती हैं, चैनल प्रोटीन्स कहलाती हैं. एम्बेडेड प्रोटीन्स में भी दो तरह की प्रोटीन्स होती हैं, कैरियर प्रोटीन्स या चैनल प्रोटीन. चैनल प्रोटीन होती है कि जो पोर बनाती हैं, सुराख बनाती है, जिनमें से कुछ चीजों को वो अलाउ करती हैं, जिसके लिए वो चैनल होगा. पोटेशियम के लिए चैनल है तो वो पोटेशियम यहाँ से गुजरती जाएगी, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर आती जाएगी. कैरियर प्रोटीन क्या होती है कि जो किसी भी चीज को अपने साथ अटैच करके उसको इधर मूव करवा देती है. ये देखें ये इस तरीके से यहाँ से जुड़ी हुई है, यहाँ से खुली हुई है, ये यूं ये जगह खुल भी सकती है, बंद भी हो सकती है. तो ये अगर किसी चीज को जिसके लिए ये है, जिसको कैरियर, जिसको ये के लिए कैरियर है, ये प्रोटॉन के लिए कैरियर है ये वाली, तो ये प्रोटॉन को अपने साथ अटैच करेगी, यहाँ से उसको मूव करवा देगी अंदर की. तो एम्बेडेड प्रोटीन दो तरह की होंगी, या तो कैरियर होंगी या चैनल होंगी. यानी चैनल या तो सुराख उनकी स्ट्रक्चर ऐसा उनके अंदर से सुराख बना होगा और किसी स्पेसिफिक आयन के लिए है, और कैरियर होंगी जो किसी स्पेसिफिक आयन को उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे, उसको कैरी करेंगे, उसको अपने साथ अटैच करवा के उसको बाहर निकलवा देंगे. ठीक हो गया. तो अब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर जो है वो हमने ये इसका स्टेटमेंट कर ली है. उसके बाद हमने क्या किया, सेल मेम्ब्रेन आल्सो कंटेन चार्ज पोर्ट्स थ्रू विच, चार्ज पोर्ट से मुराद क्या है, वो चैनल प्रोटीन, थ्रू विच द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स टेक्स प्लेस बोथ बाय एक्टिव एंड पैसिव, चाहे एक्टिवली मूव करें या पैसिवली मूव करें. ये मॉडल इसका करना.
नाउ कम टू फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। स्टूडेंट्स, एक और बात ध्यान में रखनी है कि बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन आता है, राइट ए नोट ऑन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अगर इस पे नोट आ जाए तो आपने इस तरीके से पहले डिस्कवरी, फिर स्टेटमेंट, फिर उसकी डायग्राम, डायग्राम के बाद आप एक्सप्लेन करेंगे इन प्रोटीन्स को, फॉस्फोलिपिड्स को। आप लिखेंगे कि हेड इसके बेसिकली प्रोटीन में मौजूद होते हैं। कंपोजिशन आप लिखेंगे, उसमें आप लिखेंगे लिपिड बायलेयर बनी हुई होती है इस तरीके से फॉस्फोलिपिड्स से। फिर आप लिखेंगे प्रोटीन्स, प्रोटीन्स में आप लिखेंगे एम्बेडेड प्रोटीन्स और पेरिफेरल प्रोटीन। पेरिफेरल का लिखेंगे दीज आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लिपिड बायलेयर, एंड embedded proteins are embedded within the lipid bilayer. And embedded proteins are of two types, channel proteins और carrier proteins. Channel proteins makes charged pores and carrier proteins carries specific ions. ठीक हो गया। फिर आप ये चीजें लिख के फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पे नोट आपका कंप्लीट हो जाएगा। फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये भी बोर्ड का एक लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके तीन मेन फंक्शंस हैं जो आपको बुक में डिस्क्राइब किए गए हैं। पहला प्रोटेक्शन में, दूसरा ट्रांसपोर्ट। मेन इसका फंक्शन जो है वो ट्रांसपोर्ट का है, सबसे ज्यादा ये ट्रांसपोर्ट वाला जो फंक्शन है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। तीसरा फंक्शन है कोऑर्डिनेशन। अब इनको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। प्रोटेक्शन, इट अलाउज बैरियर बिटवीन द सेल कंटेंट्स एंड देयर एनवायरनमेंट। ये इंटरनल ऑर्गेनेलिस को प्रोटेक्ट करती है। इट प्रोटेक्ट्स इंटरनल सेल स्ट्रक्चर्स, मतलब इंटरनल ऑर्गेनेलिस को प्रोटेक्ट करेगी। बाहर वाले इन्वायरमेंट से जितनी भी तरह की चीजें होंगी उनके लिए ये बैरियर बन जाएगी। इसी हिसाब से ये सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहलाई जाती है। मतलब क्या, इट अलाउज ओनली सिलेक्टिव सब्सटेंसेस टू पास थ्रू इट, दस नोन एज सिलेक्टिवली परमिएबल और डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन। ये 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन है। सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से मुराद क्या है कि मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट को पढ़ने से पहले आपको इसका ये फीचर पता होना चाहिए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इट मींस इट अलाउज ओनली सिलेक्टिव सब्सटेंसेस टू क्रॉस एंड इट एक्ट एज बैरियर फॉर अदर्स। इसीलिए इसको बोलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस, लिपिड बायलेयर है, लिपिड जितने भी सॉल्युबल सब्सटेंसेस होते हैं वो आसानी से गुजरते हैं, जबकि बाकी सब्सटेंसेस गुजर नहीं सकेंगे। तो इसलिए कुछ के लिए ये बैरियर है, कुछ के जो है वो पास होने देती है। अब आगे ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट कितनी तरह की होती है? ट्रांसपोर्ट जो है एक्टिव है, पैसिव है, बल्क ट्रांसपोर्ट है। ट्रांसपोर्ट 3 तरह की है, पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, बल्क, बल्क या लार्ज मॉलिक्यूलर ट्रांसपोर्ट। पैसिव, एक्टिव ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स की हैं, बल्क है लार्ज। बल्क वर्ड ना यूज करना चाहें तो लिख लीजिएगा लार्ज, ट्रांसपोर्ट ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स। पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल। अब हम ट्रांसपोर्ट को पढ़ेंगे। सबसे पहले पैसिव ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट विदाउट यूज ऑफ एनर्जी। पैसिव ट्रांसपोर्ट है कि जैसे डिफ्यूजन के थ्रू ही चीजों को मूव कर देना, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होना, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है और इसमें एनर्जी यूज नहीं होती। फॉर एग्जांपल डिफ्यूजन पैसिव ट्रांसपोर्ट की एक टाइप है डिफ्यूजन। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन विदाउट यूज ऑफ एनर्जी। फॉर एग्जांपल स्मॉल गैस मॉलिक्यूल्स, ग्लूकोज, they passively transported through plasma membrane by diffusion। अगर बाहर गैस मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे तो सेल के अंदर आ जाएंगे। ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस भी डिफ्यूजन ही है, लेकिन डिफ्यूजन अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और स्पेसिफिकली वाटर की जो डिफ्यूजन है उसको हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्वेंट सच एज वाटर फ्रॉम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, फॉर एग्जांपल वाटर की ट्रांसपोर्ट। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होती है? डिफ्यूजन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन्स। जो हमने कैरियर प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर जो आपको बताया था, कैरियर प्रोटीन्स क्या करती हैं, वो भी एनर्जी यूज किए बगैर अपने साथ, जिसके लिए भी वो कैरियर है, पोटाशियम के लिए कैरियर है, सोडियम के लिए कैरियर है, जिसके लिए भी कैरियर है उसको अपने साथ अटैच करेंगी और उसको ट्रांसपोर्ट करेंगी विदाउट यूज ऑफ एनर्जी। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट, ग्लूकोज के कैरियर्स मौजूद होते हैं, ग्लूकोज कैरियर प्रोटीन्स होती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो ग्लूकोज को अटैच करते हैं, उसको मूव करवा देती हैं अंदर की तरफ। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अगर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल हो विद कंसंट्रेशन ग्रेडियंट या अलोंग तो वो पैसिव होती है। अगर अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट बोलते हैं फर्क को, मतलब एक जगह पे चीज हाई है दूसरी जगह पर लो है, इसको बोलते हैं ग्रेडियंट। अगर अगेंस्ट द ग्रेडियंट हो मतलब लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, देन इट रिक्वायर्स एनर्जी एंड इज टर्म्ड एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। Energy is provided in the form of ATP, for example sodium potassium transport through sodium potassium pumps। जैसे ये देख लें आप,
एक्टिव ट्रांसपोर्ट में देखें, फॉर एग्जांपल ये सोडियम अंदर आ रही है, उसके बदले में पोटाशियम बाहर जा रही है, तो ये ट्रांसपोर्ट करने, ये जो पिंक कलर की प्रोटीन बनी हुई है ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है। तो आपके पास पंप प्रोटीन्स भी होती हैं, आपके पास प्रोटीन्स पेरिफेरल होती हैं, एम्बेडेड होती हैं, एम्बेडेड में कैरियर है, चैनल है और पंप प्रोटीन्स है। ये पंप प्रोटीन जो एनर्जी को यूज करेगी, यहाँ पर एटीपी की ब्रेकडाउन होगी और उसकी ब्रेकडाउन से ये सोडियम को अंदर, पोटाशियम को बाहर, इस तरह से निकाल देगी। ये यहाँ पर कवर की गई है। डिफ्यूजन, अगर हायर कंसंट्रेशन है, अंदर लोअर है, तो बाहर से चीजें ऐसे ही सिंपली आ जाएंगी जैसे गैसेस। ये है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ये कैरियर प्रोटीन है, कैरियर प्रोटीन ने अपने साथ इसको अटैच किया और अंदर मूव करवा दिया, और वो भी हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, इसलिए ये दोनों पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या हुआ, ये पंप प्रोटीन है, पंप प्रोटीन क्या करेगी, अपने साथ इसको अटैच करेगी। अब इसमें क्या होगा, अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा है इस केमिकल की पहले ही, बाहर कम है, अब इसने अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आना है तो एटीपी लगेगा और ये मटेरियल इनसाइड मूव कर देगा। लार्ज मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल दो तरह की होती है, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस की फर्दर दो टाइप्स होती हैं, फेगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस। अब सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज एंडोसाइटोसिस। इफ द सेल मेम्ब्रेन टेक इन materials by folding in the form of vacuoles or vesicle, this is called endocytosis। अगर सेल मेम्ब्रेन कुछ मटेरियल्स को अंदर लेकर आए, कुछ मटेरियल्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब करे, डिसॉल्व करे, अपने अंदर इनटेक करे, so intake of materials in the form of vacuoles or vesicles across the cell membrane is called as endocytosis, and removal of materials or outtake of materials in the form of vesicles or vacuoles from the membrane is called as exocytosis। जैसे फॉर एग्जांपल ये बाहर वाले साइड पे कुछ मटेरियल्स थे, उनके इर्द गिर्द ऐसे वैक्यूल बन गया, वेजिकल बन गई, ये मटेरियल्स अंदर है। अब लार्जर मॉलिक्यूल जितने भी होंगे वो इस तरीके से अंदर ट्रांसपोर्ट उनकी होने के लिए इस तरीके से होता है, तो वो जो होंगे वेजिकल बनी और वेजिकल इनसाइड जो है वो मूव करके इस तरीके से मटेरियल इनसाइड, ये मेम्ब्रेन है। तो मेम्ब्रेन में इस तरीके से वेजिकल मेम्ब्रेन के साथ अटैच होती है, मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इन्वेजिनेट हो जाती है, वैक्यूल उसके अंदर आ जाता है, मेम्ब्रेन उसके इर्द गिर्द एक और वैक्यूल बना देती है, और इस तरीके से ये लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं वो मेम्ब्रेन के अंदर आते हैं, इसको बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस में क्या होता है, मेम्ब्रेन जो होती है वो इर्द गिर्द बनी हुई है, एक वैक्यूल बना हुआ है जिसमें सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स है जिनको बाहर रिमूव करवाना है, जाएंगे, ये सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच होंगे, सरफेस के साथ अटैच होकर इन्होंने अपना सारा मटेरियल बाहर रिमूव कर दिया, तो ये एंडो और एक्सोसाइटोसिस। Endocytosis is further divided into two types, phenotypes and pinocytosis and phagocytosis. Pinocytosis, it is a type of endocytosis in which the cell takes up liquid droplets of small size, not necessarily small size। इसमें क्या होता है कि taking if the cell membrane take in liquid droplets, the liquid material, this is called as pinocytosis। ये small size नहीं लिखिएगा इसमें। Phagocytosis, it is a type of endocytosis in which the cell take up solid particles। अगर सेल solid particles को take up करे तो वो phagocytosis है। Pinocytosis is also called as cell drinking, phagocytosis is called as cell eating। पिनोसाइटोसिस में होता है क्या, जो वेजिकल बनती है या वैक्यूल बनता है उसको पिनोसोम बोलते हैं, सोम होता है बॉडी, ठीक है, पिनोसोम ये वो है, और या आप बोलेंगे पिनोसाइटिक वैक्यूल कह देंगे, आप पिनोसोम कहेंगे या पिनोसाइटिक वैक्यूल, और फैगोसोम बोलेंगे इसको या फैगोसाइटिक वैक्यूल बोलेंगे। एग्जांपल्स, फॉर एग्जांपल अपटेक ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, उस फ्लूइड में एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स हैं, इस तरह की अगर चीजें एक्स्ट्रा सेलुलर, उनको अगर इनटेक करें, ये अगर फ्लूइड मटेरियल है, ये अगर आ गया सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट हुई, इसने इर्द गिर्द एक वैक्यूल बना लिया, और ये अब जो वैक्यूल या वेजिकल है इसको हम पिनोसाइटिक वैक्यूल या पिनोसोम बोलेंगे। और इसी तरीके से अगर यहाँ पर इनटेक हो सॉलिड सब्सटेंसेस की, जैसे फॉर एग्जांपल बैक्टीरियाज हैं, वायरसेस हैं, ये अगर हो रही है तो वो सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट हुई, उसने इर्द गिर्द एक वैक्यूल बना, इसको फैगोसाइटिक वैक्यूल बोलते हैं, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक इनगल्फमेंट होती है, ये ज्यादातर व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो फैगोसाइटोसिस कर लेते हैं, आपके अंदर जितने भी अटैकर आपके ऊपर बैक्टीरिया कोई हो वो फैगोसाइटिक वैक्यूल उसके गिर्द बना देते हैं और उसको तोड़ फोड़ देते हैं। तो इस तरीके से अगर इनटेक सॉलिड पार्टिकल की हो तो फैगोसाइटोसिस, अगर लिक्विड पार्टिकल्स की हो तो पिनोसाइटोसिस। So students, it's all about our today's lecture।
Carefully listen and prepare it. I will take a short test from this topic.